अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये सफ़ा नंबर 125 है एंड इट्स लेक्चर नंबर 7। आपका जो मेथड रहता था परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेशन मेजरमेंट करने का, अंडर दिस मेथड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस इज केप्ट बिफोर एज percentage change in quantity supplied, percentage change in price is equal to elasticity of supply. When there is an equal percentage change in price and quantity supply, elasticity of supply is 1. When percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price, elasticity of supply is greater than 1. ये तो सादा सी बात आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि डिमांड का जो लेक्चर डिमांड की इलास्टिसिटी का जिस तरह आपने किया था उसी तरह इसमें भी बताया जा रहा है। और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो देखें, ये सफ़ा नंबर 180 है, इस पर फ़ीसद का तरीका लिखा हुआ है। ठीक है, शय की रसद में परसेंटेज तब्दीली, शय की कीमत में परसेंटेज तब्दीली, रसद की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला। ठीक है, यही इंग्लिश वालों का भी इसी तरह डेल्टा क्यू ओवर क्यू, डेल्टा पी ओवर पी, और इसको आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी ओवर क्यू। ई जो है वो रसद की लचक है, क्यू रसद की मिकदार है, डेल्टा क्यू रसद की मिकदार में तब्दीली है, और पी जो है प्राइस है, और डेल्टा पी प्राइस में चेंज है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इंग्लिश की बुक से देख लें या इसमें से टेबल देख लें। एक ही टेबल है, टेबल जो है वो है 10 रुपये प्राइस है तो 20 रुपये रसद है, यानी कि सप्लाई 20 रुपये है, 12 रुपये हुई है तो सप्लाई 24 हो गई है। 2 रुपये डेल्टा पी हुआ है, यानी चेंज इन प्राइस कितनी हुई है 2 रुपये, और डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 4 हो गई है। आपने इसको लगाया तो आपके पास 1 आ गई, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसकी सप्लाई में बिल्कुल बराबर प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में चेंज आई है, ये 1 के बराबर आ गई। अब ज्योमेट्री की मदद से आपने ज्योमेट्रिक कैसे करना है, इसको आपने इस डायग्राम को नहीं बनाना, बल्कि आपने इधर से ये वाली डायग्राम रखनी है, ये वाली। ठीक है, अगर रसद का ख़त मबदा यानी कि ओरिजिन से गुज़रता है तो रसद की लचक इज इक्वल टू 1 होगी, और अगर वो यानी महवरी कीमत को मबदा की मस्बत समत में कता करे, यानी कि ये वाला जो प्राइस वाला जो वर्टिकल एक्सिस है इसका, प्राइस जिस पर आप मेजर करें उसको इधर से इंटरसेक्ट करे, कता करें तो ये इकाई से ज़्यादा होगा। अगर आपकी सप्लाई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या कता करे तो आपकी इकाई से कम लचक होगी। आपने इसकी सिर्फ यही बनाना है, डायग्राम बनानी है। ठीक है, और आपने बताना है कि यही इसका ज्योमेट्रिक मेथड है। सही है, अब हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि जो दरमियान में आया है ना सारा कुछ, इंग्लिश वालों में इस नहीं दिया हुआ ना, उर्दू वालों में ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये एक्स्ट्रा दी हुई है, इसको छोड़ दें, ये वाला जो लिखा हुआ है ये सारा। ठीक है, इंग्लिश वालों ने की बुक में ये सारी ज्योमेट्री का जो मेथड है ना ये वाला उन्होंने ये सारा निकाल दिया हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट जाकर इस तरह बताया हुआ है। ये देखें, जो आपका कॉलम और वो बनाया था ना, पहले वो कैलकुलेट किया हुआ और उसके बाद बता दिया कि ये ज्योमेट्रिक मेथड है, इसीलिए मैंने उर्दू वालों का भी शॉर्ट करवा दिया है। ठीक है, उर्दू वाले भी ये वाली कैलकुलेशंस के बाद ये सीधा लिख देंगे। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया, ये मेथड हो गया ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ मेजरमेंट
ऑफ इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी। तो फॉर्मूला मेथड पहले आपने लगाया, फिर आपने ये ज्योमेट्रिक मेथड लगा दिया। अब आप देखिए कि जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस, असर डालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, वो आप देखिए। नेचर ऑफ गुड्स, सबसे पहले तो नेचर ऑफ गुड है, ठीक है। जो स्टोर नहीं की जा सकती तो उनकी सप्लाई आपको पता है इनइलास्टिक होती है, जैसे पेरिशेबल की। ड्यूरेबल यानी पायेदार चीज़ें जो होती हैं उनकी सप्लाई इलास्टिक होती है। फिर चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक, अगर नई डिस्कवरीज, नई दरियाफ्तें हो रही हैं, नए मेथड्स चीज़ों के बनाने के आ रहे हैं, नए बीज आ रहे हैं, नई फर्टिलाइज़र आ रही है, नई कीड़े मार दवाइयाँ आ रही हैं, नई मशीनें आ रही हैं, नया रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, जैसे कि, तो वो आपकी सप्लाई जो है वो इलास्टिक हो जाएगी। अगर कोई भी नई चेंजेस नहीं आ रही तो फिर आपकी लेस इलास्टिक रहेगी। एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ रिटर्न्स, अगर आप इंक्रीजिंग रिटर्न पर फर्म्स काम कर रही हैं तो क्या होगा कि वो बढ़ाती जाएंगी सप्लाई। अगर वो डिक्रीजिंग रिटर्न पर काम कर रही हैं तो लेस इलास्टिक हो जाएंगी, क्योंकि वो पहले ही उनकी मुनाफे कम हो रहे हैं तो वो फिर अपनी नहीं सप्लाई बढ़ाएंगी। जो लॉज ऑफ रिटर्न्स आपने पीछे पढ़ी थी ना, पढ़े थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स, उनके ऊपर भी इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री, इफ़ इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है तो फिर उसकी सप्लाई बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है शॉर्ट रन में, वो लेस इलास्टिक है। जैसे कि कोई छापा खाना है एक इलाके में, ठीक है, तो वहाँ पर कोई बड़ी वजह की, बहुत बड़ी कोई यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो उस छापा खाना तो पहले ही फुल कैपेसिटी पर छपाई का काम कर रहा है, और आपको पता है यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा छपाई का काम होता है, तो वो फिर शॉर्ट रन में वो अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकेगा, लेस इलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर लॉन्ग रन उसके पास आ जाएगा, वो देखेगा कि जी यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन ही गई है, तो हो सकता है वो एक और मशीन छापा खाने की बना ले, या हो सकता है कोई और आकर छापा खाना लगा के बैठ जाए, प्रिंटिंग प्रेस बना के बैठ जाए, कोई और फर्म आके, ठीक है। तो अगर वो फुल कैपेसिटी पे इंडस्ट्री काम कर रही है तो फिर तो नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अगर उसके पास रिज़र्व कैपेसिटी है, यानी रिज़र्व कैपेसिटी कि पहले ही वो एक मशीन 100 चीज़ें रोज़ बना सकती है, लेकिन वो उस ऑर्डर ही उसके पास 60 के हैं, तो अगर डिमांड बढ़ती है तो वो आसानी से, प्राइस बढ़ती है उस चीज़ की तो वो आसानी से 100 तक तो आराम से शॉर्ट रन में बढ़ा सकती है। उसके बाद उसे प्रॉब्लम होगा, फिर उसे लॉन्ग रन में जाकर मज़ीद प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फुल कैपेसिटी पे होगी तो लेस इलास्टिक होगी, रिज़र्व कैपेसिटी होगी यानी कि पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही होगी, कुछ बची हुई है कैपेसिटी तो वो फिर उसको भी लगा कर काम कर लेगा। टाइम पीरियड छोटा, जितना छोटा टाइम होगा उतनी ही इलास्टिसिटी कम होगी, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी इलास्टिक होती जाएगी। कैपिटल फॉर्मेशन, फिर कैपिटल फॉर्मेशन हम कहते हैं सरमाया साजी को, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में बी इंक्रीजिंग अकॉर्डिंगली एंड सप्लाई विल बी मोर इलास्टिक। ऑन द अदर हैंड अ लो रेट ऑफ अगर सरमाया साजी किसी मुल्क में कम है, कैपिटल फॉर्मेशन कम है, तो वहाँ पर लेस इलास्टिक होगी सप्लाई। कैपिटल फॉर्मेशन बेटे हम कहते हैं कि आप कितना मशीनरी लगी हुई है आपकी, ठीक है। अगर आपके यहाँ मशीनरी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही तो आपकी सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक होगी। अगर आपके पास बहुत मशीनरी है और अच्छी जदीद तरीके आप लगा रहे हैं तो फिर आपकी इलास्टिक सप्लाई होगी, आप आराम से बढ़ा सकते हैं अगर आपकी चीज़ की डिमांड और कीमत बढ़ जाती है। फिर अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स पर पाबंदियाँ हो जाएं, बैकवर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बुरी सड़कें और जहाज़ और पानी के जहाज़ सब बुरे से हैं,
डिक्रीज़ इन प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें डिक्रीज़ कर देती हैं आप। अगर ये सारे फैक्टर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फ्री ट्रेड पॉलिसी है, यानी कि आप पाबंदियाँ नहीं हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर, डेवलप्ड मींस ऑफ बड़े अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, अच्छे जहाज़ हैं, अच्छे पानी के जहाज़ हैं, ट्रक हैं, ट्राले हैं, तो फिर आपकी सप्लाई मोर इलास्टिक हो जाएगी। आप जल्दी से अपनी सप्लाई को फैला सकते हैं। प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, के इलास्टिसिटी का कंसेप्ट जो है वो आपको प्राइसेस को स्टेबल रखने में मददगार होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, एज मैनी गुड्स आर इलास्टिक इन सप्लाई दस देयर इज आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, द क्वेश्चन ऑफ स्कैर्सिटी कैन नॉट अराइज। अब अगर आपकी सप्लाई इलास्टिक है किसी चीज़ की तो आप स्कैर्सिटी नहीं हो सकती, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। प्रैक्टिकली ये होता है कि आप कहाँ तक सप्लाई बढ़ा सकते हैं, वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। फिर आपके पास पेज नंबर 128 पे देखिए आ रहा है नॉलेज अबाउट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है या रिजर्व पर काम कर रही है। अगर फुल पे कर रही है तो फिर तो उसकी सप्लाई लेस इलास्टिक हो जाएगी, लेकिन अगर वो रिजर्व कैपेसिटी पे है तो वो फिर इलास्टिक सप्लाई देगी, रसद की यानी कि सप्लाई की। हेल्पफुल फॉर स्टॉक ऑफ गुड्स, जो इस कॉन्सेप्ट से ना एंटरप्रेन्योर को, दुकानदारों को पता होता है कि कौन सी चीज़ हमने होल्ड कर लेनी है स्टॉक में और कौन सी हमने सप्लाई दे देनी है। सप्लाई और स्टॉक में वो फिर बड़ी आसानी से फ़र्क करते हैं और उसको फिर होल्ड कर लेते हैं उस वक्त जब तक कीमत ना बढ़ जाए। अ गाइडलाइन फॉर टैक्सेशन, इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स जो है वो टैक्स लगाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। वजारत ख़जाना जो होती है ना, वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देख कर ही टैक्स लगाती है, ठीक है। तो उससे फिर इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखा जाता है, तो उसकी वजह से फिर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हुकूमत यानी कि वसूलियाँ हासिल करती है हुकूमत। अब बेटे इसके जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह इसका ना आपको दे दूँगी इस चैप्टर की असाइनमेंट। आप लोगों ने असाइनमेंट लिख के और रिसेप्शन पे जमा करा देनी है, और यू सी कि आप लोगों के जो एडमिशन जाएंगे वो उन असाइनमेंट्स पे ही जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर तो हो नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसमें देखें शॉर्ट क्वेश्चन में वही मैंने जो कहा था, व्हाट इज़ मेंट बाय सप्लाई, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टॉक, डिफाइन द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, और राइट डाउन 4 अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। और ये सारे वही सारे हैं जो आपने पढ़े। और देखें जो बड़ा क्वेश्चन बना हुआ लॉ ऑफ सप्लाई आया है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है, इट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सादा सा होगा, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और शेड्यूल बनाना है, डायग्राम। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन बनाएं और राइज और फॉल बनाएं, ठीक है। फिर है हाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ मेजर्ड, ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं। आपने सप्लाई के मेजर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करने के तरीके लिख देने हैं। फिर अंडर विच सर्कमस्टांस शिफ्टिंग सप्लाई कर्व इज़ पॉसिबल, ये राइज एंड फॉल का सवाल है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इन अदर वर्ड्स उन्होंने उसी चीज़ को राइज एंड फॉल को पूछा हुआ है, ठीक है। ये राइज एंड फॉल है। फिर सप्लाई इक्वेशन दी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये आप इसको मालूम करें। ये बहुत आसान है पूरा चैप्टर, क्योंकि ये आइडेंटिकल या बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने डिमांड का पढ़ा है। तो बेटे होप्स आपको समझ आ गई होगी।